लिविंग इन द टाइम्स ऑफ कोरोना, ये हमारे आज की जिंदगी की हकीकत है, सच्चाई है। हमें कोरोना के साथ जीना होगा, हम ये रोज सुन रहे हैं। कोरोना ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को एक तरह से लॉक कर दिया है और अब वो वक्त आ गया है कि हम इस लॉकडाउन को अनलॉक करें। तो एज जस्टिस के इस प्लेटफॉर्म से आज हम यही चर्चा करने वाले हैं। हम अनलॉक करने वाले हैं सॉल्यूशंस पब्लिक एजुकेशन के लिए, जो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के बीच से रास्ता निकाल सके। तो सॉल्यूशंस पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारे युवा छात्र हैं देश भर में, जो बेचैन हैं अपने भविष्य को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, उनको भी कुछ जवाब मिल सके, कुछ सॉल्यूशंस वो भी समझ सके। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ बेहद खास पैनल है। डॉक्टर राजेश कुमार झा हैं, ये मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, साथ ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजधानी कॉलेज में। ये हमारे साथ रहेंगे आज इस चर्चा में। साथ ही डॉक्टर नंद कुमार, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट के हेड हैं ये दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में, और दो ऐसे छात्र जो उन तमाम युवा छात्रों को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे कि कोरोना के लॉकडाउन के बाद से उनकी पढ़ाई, उनकी जो इम्तिहान है, उनकी जो परीक्षाएं हैं, और उनकी जो बेचैनी है, अब वो उसके जवाब उन्हें मिल पाए हैं या फिर वो जवाबों का इंतजार अभी भी है तमाम सरकारी आश्वासनों के बाद। तो प्रतिष्ठा कोहली हमारे साथ होंगी, इकोनॉमिक्स की ये छात्रा है, फाइनल ईयर में है, दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में ये पढ़ती हैं, और साथ ही सोमू आनंद पटना यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के छात्र हैं और मास कॉम की ये पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सभी मेहमान हमारे साथ होंगे और आज हम चर्चा यही करने वाले हैं कि आगे कैसे हम इन सॉल्यूशंस को ढूंढे। और सोमू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सोमू, जो मैं बात कर रही हूँ बेचैनी की, तमाम वो सवाल जो जिनके जवाब अभी छात्रों को नहीं मिल पाए हैं, नया सेशन शुरू कब होगा, जो इम्तिहान होने थे किसी के आधे रुक गए हैं, बीच में रुक गए हैं, किसी के शुरू नहीं हुए हैं, तो किस तरह की बेचैनी। आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, आगे करियर आपको देखना है, आप मास कॉम की पढ़ाई आप पूरी कर चुके हैं, लेकिन आप इम्तिहानों के बीच में कोरोना आ गया है, तो क्या बेचैनी इस वक्त, क्या सवाल है मन में जो आपको रोज परेशान कर रहे हैं सोने से पहले? हाँ, सब बातचीत शुरू करने से पहले सबसे पहले जस्टिस पूरे कैंपेन की टीम को बहुत शुक्रिया, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बातचीत शुरू की है। और जरूर मुझे उम्मीद है कि उस बातचीत से शायद कुछ ऐसी चीजें निकल करके आए जो आगे की राह आसान करें। और आपको भी बहुत शुक्रिया। जब ये सब कुछ शुरू हुआ, यूं कहें, मुझे याद है वो 14 तारीख को मेरी परीक्षा होनी थी, आखिरी परीक्षा। तो 13 तारीख को ये यूनिवर्सिटी से आदेश आया कि ये परीक्षा अब अगले आदेश तक के लिए स्थगित की जाती है। इससे पहले सीबीएसई ने अपनी परीक्षाएं स्थगित कर दी थी, और तमाम यूनिवर्सिटीज में ऐसी बातें हो रही थी, एग्जाम्स अभी नहीं होंगे। इस दौरान मेरा 6 पेपर होता है लास्ट ईयर में, तो 5 पेपर की परीक्षा मैं दे चुका था। आखिरी एग्जाम मेरा होना था डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का, तो वो नहीं हुआ। और एग्जाम्स को लेकर, और खास करके जब आप लास्ट ईयर में होते हैं, तो ये एक बड़ा सवाल भी होता है कि अब आगे क्या करना है। और कई सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं कि अब जल्द से जल्द सब कुछ हो। तो इस समय में अब ये स्थिति हमारी है कि हम ये जज नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना है। बहुत सारी चीजें सोच करके रखी थी कि इस दौरान का जो समय मिलेगा इसको यहाँ पर लगाया जाएगा। कई सारे अनुभव जो हम सोच रहे थे कि हम यहाँ से प्राप्त करेंगे, वो नहीं कर पा रहे हैं। और एक डर तो है कि अब परीक्षा कब शुरू होंगी, क्या अचानक से कुछ आ जाएगा। अभी उन परीक्षाओं के लिए हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हम कुछ और पढ़ रहे हैं, और अचानक से फिर वो परीक्षाएं आ जाएं सर पर, तो फिर वो भी दबाव हो जाएगा। फिर कई सारे एग्जाम्स आपको अगले यूनिवर्सिटीज के, कुछ फेलोशिप्स के लिए मैंने अप्लाई की हुई थी, वो सारी डिले हैं अभी। और कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जाम जो मुझे लगा था मैं मास्टर्स करूं या फिर कहीं से डिप्लोमा करूं, मसलन कोई भी अगर मीडिया की पढ़ाई कर रहा होता है, बैचलर्स करता है मास कम्युनिकेशन से, तो उनमें से अधिकांश छात्र ये कोशिश जरूर करते हैं कि वो आईआईएमसी जाएं या फिर और भी कहीं। तो अब क्योंकि वहाँ का स्पैन जो है वो ऑलरेडी छोटा होता है, कोर्स ड्यूरेशन 9 महीने के करीब का होता है, तो हमारे लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि अब वो 9 महीने का जो स्पैन है वो और छोटा होगा। तो वहाँ जाना अब के समय में कितना सही डिसीजन है या नहीं है। और जहाँ तक है कि पढ़ाई की बात, तो अब तो यही सवाल है कि अब हम और
तमाम स्टूडेंट्स जो भी कुछ पढ़ लिख रहे हैं वो मैक्सिमम कोरोना के अराउंड ही है, चाहे दुनिया में कहाँ पर क्या चीजें हो रही हैं। हमने साउथ कोरिया मॉडल या फिर जो भी जहाँ भी जिस भी देश में जो भी अपडेट्स हो रहे हैं हम उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरे कोरोना काल में अभी जो सिचुएशन चल रही है इसमें हमारे पढ़ाई का एक बड़ा हिस्सा जो है वो उसी से संबंधित जानकारियां जुटाने में, लोगों से बातचीत करने में जा रहा है। और क्योंकि पूरा रूटीन जो है वो एकदम से उल्टा पुल्टा हो गया है, तो मुझे लगता है कि जो समस्या मेरे साथ है वो मेरे जैसे कई छात्रों के साथ होगी। कि मैं सुबह देर तक सुबह में जाकर सोता हूँ और फिर दिन में देर तक उठना, तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं फिजिकली और मेंटली बहुत परेशान करने वाली चीजें हैं। और क्योंकि मेरी परीक्षाएं चल रही थी तो मेरी यूनिवर्सिटी के करिकुलम को लेकर और वहाँ पर जो स्टडीज चल रही हैं ऑनलाइन जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए चल रही हैं उसको लेकर मेरा अभी कोई अनुभव नहीं मुझे मिल पाया है। तो जो मैं पहले से करता आ रहा था किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू जो वीडियोस में देख रहा था वो तो मैं आज भी देख रहा हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे व्यक्तिगत रूप से मेरी यूनिवर्सिटी में जो चीजें हो रही हैं उससे मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ अभी। जी, आप कह रहे हैं कि आप परीक्षाओं के बीच में अभी अटके हुए हैं, तो अभी यूनिवर्सिटी ने क्या बताया, ऑनलाइन होंगी परीक्षाएं या फिर ऑफलाइन होंगी जैसे होती आई हैं, या आप कुछ तैयारी दिख रही है कि वहां भी असमंजस ही है इस वक्त यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में भी? नहीं, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। परसों से जो हमारे पेपर्स अब तक हम दे चुके हैं उसकी जांच शुरू हो चुकी है और यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कहा गया है कि जून में हमारी परीक्षाएं ले ली जाएंगी। जो बाकी परीक्षा है हमारी, एक पेपर की परीक्षा हमारी बाकी है तो वो पेपर हमारा जून में लिया जाएगा, ऐसा यूनिवर्सिटी ने अभी तक बताया है। तो यूनिवर्सिटी कुछ कुछ काम कर रही है परीक्षाओं को लेकर के और अब यूनिवर्सिटी थोड़ी और एक्टिव हुई है। प्रतिष्ठा भी हमारे साथ हैं। प्रतिष्ठा, अगर आप सुन पा रही हैं तो देश में करीब 30 करोड़ हमारे छात्र हैं जिनमें से आप भी एक हैं। जैसे कि सोमू कह रहे हैं कि कुछ कुछ क्लैरिटी है कि आखिर हो क्या रहा है एजुकेशन की दुनिया में, एजुकेशन सेक्टर में, लेकिन क्या ये क्लैरिटी आप लोगों में भी है? आप भी फाइनल ईयर की छात्रा हैं, परीक्षाएं दिल्ली यूनिवर्सिटी की शुरू नहीं हुई थी प्रतिष्ठा, और आप लोगों को क्या बताया जा रहा है, क्या होगा, कैसे आप एग्जाम्स देंगे? बाकी जो ईयर्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर वालों को क्लासेस खत्म हो गई थी क्या, उनकी पढ़ाई कैसे चल रही है? Thank you for inviting me to this discussion. एंड जैसा कि सोमू ने बोला एंड आपने भी बोला कि इम्पैक्ट है स्टूडेंट्स पे बहुत सिवियरली, एंड आई थिंक ये जो इम्पैक्ट है ये भी बहुत डिपेंड करता है कि आप कौन से ईयर में हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, आपके सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं, ये सब डिटर्मिन करता है कि आप में आपके एजुकेशन पे कितना इम्पैक्ट है इस COVID-19 का। बट टू जनरली स्पीक, आई विल स्टार्ट मतलब एक एकेडमिक सेगमेंटेशन के हिसाब से। तो जिस सेगमेंट से मैं सबसे ज़्यादा रिलेट करती हूँ, इट्स फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, एंड मोस्ट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स दे गो फॉर वन ऑफ द 3 कैटेगरीज। या तो वो मास्टर्स या फिर हायर एजुकेशन परस्यू करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो दे ट्राई टू वर्क, दे ट्राई टू फाइंड जॉब्स और स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर ओन, एंड थर्डली दे प्रिपेयर फॉर सम सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशंस। तो आई थिंक ये तीनों कैटेगरीज बहुत सिवियरली अफेक्ट होंगी। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट 2 कैटेगरीज जो कि काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होंगी इससे, आई थिंक व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट डूइंग अ मास्टर्स, तो आप एक मतलब अपने स्किल सेट को इन्हांस करने के लिए, अपनी एजुकेशन को इन्हांस करने की एक एस्पिरेशन से वो करते हैं, बट उसके साथ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स आते हैं। आप कितना ट्रैवल कर सकते हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। एंड टू डू अ मास्टर्स, टू परस्यू अ हायर एजुकेशन इज समथिंग जो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है, एंड आई थिंक वो काफ़ी हिंडर हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। ऑल्सो आई थिंक फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर जॉब्स, इट्स अ वेरी बैड टाइम, इट्स अ रफ टाइम, क्योंकि हम इतना पढ़ते हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड आई एम श्योर इन अदर फील्ड्स ऑल्सो, वी स्टडी की कैसे ग्रेट डिप्रेशन एंड 2008 क्राइसिस के बाद जॉब मार्केट्स में एक बहुत ही डिप आया था, एंड everybody was very much affected by it. But this is a very unique sort of crisis because it's not limited to a sector like the 2008 crisis, and it's not even limited to a geographical extent. So I think it's a very scary proposition for students to imagine कि अब
कुछ टाइम बाद वो एक ऐसी जॉब मार्केट में एंटर करेंगे जहाँ पे उनके लिए स्पेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों ही नहीं है। सो वो एक दिक्कत की बात है। आई थिंक कि एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी डिस्ट्रेस है, क्योंकि जब आप इन सब थॉट्स में उलझे रहते हैं कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए, शुड आई डू अ मास्टर्स, शुड आई टेक अ ड्रॉप ईयर, शुड आई ट्राई टू फाइंड अ जॉब, क्या मुझे ये जॉब करनी चाहिए, उस सब सिचुएशंस में जब आपको एग्जामिनेशंस देने पड़े, वो भी एक कम्प्लीटली डिफरेंट और एलियन सिस्टम में, आई थिंक वो आपके प्रेशर और मेंटल ड्यूरेस पे एक एडिशन हो जाता है। ऑल्सो गिवन दैट कि अभी बहुत स्टूडेंट्स, जैसे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक मिड सेमेस्टर ब्रेक होता है, तो उसमें स्टूडेंट्स रफली एक हफ्ते के लिए अपने होम टाउन्स में जाते हैं, तो दे डोंट यूजुअली कैरी ऑल ऑफ देयर बुक्स। सो आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो बिना किसी रीडिंग मटेरियल के घर चले गए हैं। तो although the administration of Delhi University has notified third years that we will be having examinations, I think it's a very serious, it will have very serious implications and we really need to rethink about it, क्योंकि जब आपके पास पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक्स नहीं है, जब आपके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, हमारे हाउस होल्ड बहुत डिफरेंट हैं इन टर्म्स ऑफ आपको कितना टाइम मिल रहा है, आपके पास कितनी मेंटल स्पेस है पढ़ने के लिए, तो उसमें आप एक्सपेक्ट करें कि सब लोग इक्वली इन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर पाए इज अ चैलेंज। टॉकिंग अबाउट सेकंड, या सॉरी, वर यू सेइंग जी जी समथिंग? जी जी, खत्म करिए। हाँ जी। तो टॉकिंग अबाउट सेकंड एंड फर्स्ट ईयर्स, आई थिंक सेकंड ईयर्स का वो टाइम होता है जहाँ पे वो अपने सब्जेक्ट्स का मैक्सिमम एक्सपोजर अटेन कर सकते हैं, लाइक दे गेट टू नो अबाउट देयर सब्जेक्ट्स इन अ वेरी गुड मैनर। बट राइट नाउ इट्स बीइंग टेकन अवे, क्योंकि अब हम ऑनलाइन क्लासेस पे स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक ऑनलाइन क्लासेस की भी वही लिमिटेशंस हैं कि लाइक सबके पास इंटरनेट का एक्सेस इक्वली नहीं होता, एंड again, like, you know, not everybody is able to come online at the same time and take classes. Audio video qualities बहुत differ करती हैं। And as far as those students are concerned जो कि aspire कर रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और यू नो बैचलर्स परस्यू करें, आई थिंक उनके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है, क्योंकि अब वो उनको ये भी रिस्ट्रिक्शन रहेगी कि फाइनेंसेस की, उनको ये भी रिस्ट्रिक्शन रहेगी कि अगर मैं इतनी दूर पढ़ने जा रही हूँ और अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो गई तो मैं वहीं पे आई विल बी स्टक देयर, लाइक सो मेनी स्टूडेंट्स वर स्टक रिसेंटली। तो आई थिंक बहुत सारी कंसिडरेशंस हैं एंड इससे स्टूडेंट्स के लिए ये चॉइसेस रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। बिल्कुल, ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त छात्रों के मन में हैं, लेकिन अब डॉक्टर राजेश कुमार झा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कहा जा रहा है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतने बड़े पैमाने पर लॉकडाउन मोड पे चले गए हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब 2020 हम में हैं, हम अब इतनी बड़ी संख्या में सब कुछ बंद है। छात्रों के मन में वो तमाम सवाल हैं जिसका जिक्र प्रतिष्ठा कर रही थी। क्या एजुकेटर्स भी उतने ही बेचैन हैं जितना कि स्टूडेंट्स? नहीं, हम जो कंसर्न्स हैं स्टूडेंट्स के और जो पूरा हायर एजुकेशन के ऊपर क्या पॉलिसीज मतलब इस चैलेंज को मीट करने के लिए होना चाहिए, उसको लेकर के बहुत कंसर्न है। पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचिंग कम्युनिटी जो है उसको लेकर के काफ़ी इन्वॉल्व भी है, और एक तरह से कहें तो इन मुद्दों पे स्टूडेंट और टीचर्स जो हैं वो सेम पेज पे हैं। मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जो लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन में दो तरह की बात हुई कि हम जैसे स्टूडेंट्स और टीचर्स जो थे वो अपने घरों में कन्फाइंड हो गए ऑल ऑफ अ सडन, और तो घर से हम बाहर नहीं जा पा रहे थे। लेकिन ये सिचुएशन सरकार की पॉलिसीज के लिए नहीं रहा, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसीज थी वो ये कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ वो उसने, हम अंदर से बाहर नहीं जा रहे थे, पर बाहर वाले जो सरकार की पॉलिसी है वो अपना अंदर घुसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और काफी हद तक वो उस फैक्टर चल रहा है। और मैं मतलब ये थैंक यू जो ऑर्गेनाइजर्स ने हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दी बात करने की स्टूडेंट से और टीचर से। और कोविड का समय है, हम सब सारे स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के चिंतित हैं,
और हायर एजुकेशन कोविड से पहले भी बहुत अच्छे हेल्थ में नहीं था, जिसको बोलते हैं कोमॉर्बिडिटीज से ग्रसित होता जा रहा था धीरे धीरे ज्यादा। और ये जो कोरोना आया है उससे उन चीजों की संभावना, जैसे कोमॉर्बिडिटीज हो और आपको कोविड हो जाए तो सिचुएशन थोड़ा अलार्मिंग हो जाता है। तो वही हालत हायर एजुकेशन के लिए हो रही है। और मैंने कहा कि जैसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसको कोविड के कंधे पे रख करके सरकार जो है ना वो अपने पॉलिसीज का बंदूक चला रही है, गोलियां छोड़ रही है। जैसे 3 C's पहले से सरकार कोशिश कर रही थी, एक तो सेंट्रलाइजेशन का, दूसरा कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन का, और तीसरा कंप्यूटराइजेशन का। और ये तीनों देखिए इंटर रिलेटेड हैं, हम तीनों को अलग अलग करके ना देखें। सेंट्रल देखिए जो पब्लिक एजुकेशन के लिए पॉलिसीज बन रही हैं, मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर मैं छोटी सी आपको बात बताऊं कि अभी जो भी पॉलिसी बन रही है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स का ज्यादा बढ़ गया है। जहां पॉलिसी बन रही है वहीं पे ज्यादा हो गया है। और इसकी वजह से आप देखेंगे कि पूरी हायर एजुकेशन की पॉलिसी के में इम्पैक्ट जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स का ज्यादा हो गया है। और इसकी वजह से आप पूरा का पूरा सेंट्रलाइजेशन आप सिलेबस बनाने में देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमारा करीब 4 साल पहले एक काफी बड़ा परिवर्तन आया था कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हम लोगों को के ऊपर थोप दिया गया, जिसमें कि टीचर्स और स्टूडेंट से कोई बात नहीं की गई। और सिलेबस बनाने का भी अधिकार जो है यूजीसी ने अपने हाथ में रख लिया। तो ये जो एक सेंट्रलाइजेशन का है कि ना स्टूडेंट से बात करेंगे ना टीचर से बात करेंगे, जो हमारी संस्थाएं हैं उन जिनके थ्रू हम ये सारा काम करते थे, एग्जामिनेशन, करिकुलम बनाना, उन सारी चीजों के को कोई कंसल्ट नहीं किया जा रहा है, कोई बातचीत नहीं की जा रही है। तो कोविड के आने से ये जो माहौल है वो और बढ़ा है। जैसे कि अभी प्रतिष्ठा ने बताया कि वो कंसर्न है कि भाई कैसे एग्जाम होगा, लोग बच्चे छुट्टियों में घर चले गए। अभी ऑनलाइन क्लासेस की बात हुई। देखिए ऑनलाइन से हमारा कोई बैर नहीं है, विरोध नहीं है, और हम उसको ऐसा नहीं कि हायर एजुकेशन में नहीं इस्तेमाल करते हैं। हायर एजुकेशन तो बहुत ही रिफॉर्मिस्ट एरिया है, हम नए चीजों को जानते हैं, नए चीजों के बारे में रिसर्च हो रहा होता है। लेकिन जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारा हायर एजुकेशन का उद्देश्य है, उसमें ऑनलाइन एजुकेशन का जो रोल है उसको आप सप्लीमेंट्री से आप डोमिनेंट रोल में लाने की जो कोशिश हो रही है उसको लेकर के चिंता है। ये इमरजेंसी मेजर ना हो करके उसको एक तरह का परमानेंट मेजर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो एक तो सेंट्रलाइजेशन हो गया। दूसरा आप देखिए कि फंड कट का हमारा काफी लंबे समय से चल रहा है, इसके ऊपर काफी चिंताएं भी जाहिर की गई। हम हर बार हम लोग अपने टीचर्स का एक हम लोगों का ग्रुप है जो जब भी बजट आता है हम उसको हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करते हैं। और पिछले 3-4 सालों में हम देख रहे हैं कि हायर एजुकेशन पे जो फंडिंग है वो घटता जा रहा है। आज 2016-17 में अगर टोटल बजट का हिस्सा 4.7% था तो अभी 3.7, अभी पिछले बार 2019-20 में जो आया वो टोटल बजट का करीब 1.37% हिस्सा जो है वो बजट का रहा। तो फंडिंग कम हो रही है, और आप क्या कह रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले एक मंत्री ने बयान दिया कि भाई अगर आप अपना पैसा नहीं उगाएंगे तो हम आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देंगे। अब यूनिवर्सिटीज को अगर आप एसेट से कंपैरिजन करें तो आप समझ सकते हैं कि किस माइंडसेट से आप उसको देख रहे हैं। तो डॉक्टर झा, मेरा सवाल ये कि आप जो कह रहे हैं, जब वित्त मंत्री पिछले हफ्ते आकर आगे कहती हैं कि 15 नए टीवी चैनल्स हम बनाएंगे ताकि छात्रों की पढ़ाई नहीं रुके, उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे अगर ऑनलाइन क्लासेस करना है और उनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। यूजीसी कह रहा है कि हम तमाम कोशिश कर रहे हैं कि वर्चुअल क्लासरूम्स तैयार हों। तो आपको लगता है कि ये तमाम आश्वासन है सिर्फ कोरे कागज पर रह जाएंगे, जमीन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है? आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आप ये देखिए कि मैं वही कहने की कोशिश कर रहा था कि आप ये जो
इन तीनों को जोड़ के देखिए कि सेंट्रलाइजेशन, कॉमर्शियलाइजेशन। देखिए अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 19 आया, वो कह रहा है कि पहले ही कह रहे थे कि 2020 में हम 20% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कर लेंगे, ठीक है कि नहीं? अभी 20% हमारा हुआ ही नहीं, और अब ये कह रहे हैं कि 2035 तक जाते जाते 30% स्टूडेंट्स को वो हायर एजुकेशन में लाना चाहते हैं। तो आप बजट कम कर रहे हैं और स्टूडेंट को ज्यादा एनरोल करना चाह रहे हैं। कैसे करना चाह रहे हैं? तो दिखाना चाह रहे हैं भाई हम ऑनलाइन एजुकेशन टीवी के थ्रू कर रहे हैं। 100 यूनिवर्सिटीज को मैम इन्होंने कह दिया कि आप 100% कोर्सेज जो हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इसके पीछे जो रिकमेंडेशन काम किया वो नागेश्वर राव की कमिटी बनी थी एक यूजीसी की। उसने रिकमेंड किया है कि 200 जो नॉर्म्स है उन्होंने नॉर्म्स को बिल्कुल लोअर कर दिया और 200 यूनिवर्सिटीज को अलाउ कर दिया कि 100% आप ऑनलाइन कोर्सेज आप दे सकते हैं। हमें दिक्कत ऑनलाइन कोर्सेज से नहीं है, हमें दिक्कत ये है कि ऑनलाइन कोर्सेज के नाम पर आप जो कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं, इसको एक कॉस्ट कटिंग मेजर के रूप में लाना चाहते हैं। उससे जो है वो जो जरूरतमंद लोग हैं उनको ऑनलाइन एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाएगा जिनको जरूरत है। क्योंकि हमारे समाज में एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ लो रोजगार ले लो, ये एक सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत बड़ा साधन है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डाटा कह रहा है। आप देखिए 2017-18 में नेशनल सैंपल सर्वे ने एक पूरा देश में सर्वे किया, कितने परसेंट लोगों के पास इंटरनेट है और कंप्यूटर है और ये है लैपटॉप है? सिर्फ 10% हाउस होल्ड में है। और अगर आप इसका रीजनल ब्रेक करेंगे, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसे जगहों पे जाएंगे तो 4-5% है। तो आप ऑनलाइन एजुकेशन आप पुश करना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑनलाइन एजुकेशन नहीं होना चाहिए, पहले भी था। मूक्स की बात कर रहे हैं आप, डिफरेंट प्लेटफॉर्म। आप कभी मैम खुद जाइए स्वयं पे। मैं कह रहा हूं आप दीक्षा पे जाइए, जिसको प्रधानमंत्री ने पीएम ई विद्या योजना का भी अनाउंसमेंट किया और बहुत बड़ा फैनफेयर हुआ कि भाई दीक्षा पे जाइए और आप कभी जाकर के देखिए उसमें क्या दिया हुआ है। सिर्फ टेक्स्ट बुक दे दिया है। उससे क्या होगा? टेक्स्ट बुक आप बताइए, आप गूगल पे नहीं मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है, उसके लिए आप दीक्षा कह रहे हैं। हम दीक्षा पे जाकर के स्टूडेंट्स को क्या दे रहे हैं? और आप ऑनलाइन एजुकेशन कैन नॉट सप्लीमेंट द मेन स्ट्रीम एजुकेशन मैडम, जो क्लासरूम में पढ़ाई होगी। तो जिस डॉक्टर झा जो डिजिटल डिवाइड की आप बात कर रहे हैं, जो प्रतिष्ठा भी कर रही थी और सोमू भी कर रहे थे, उस पर हम आगे जाएंगे क्योंकि वो एक अहम आयाम है इस पूरे चर्चा का। डॉक्टर नंद कुमार को भी अब इसमें चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। डॉक्टर कुमार, लगातार अब बात हो रही है कि कोरोना ने एक तरह से एजुकेशन सेक्टर को वो शेक दिया है, यानी कि कहा जाता है ना कि देयर इज नथिंग लाइक एन एक्सट्रीम क्राइसिस और डिसरप्शन जिससे नए इन्वेंशंस या इनोवेशंस तैयार होते हैं। तो क्या कोरोना वो डिसरप्शन है एजुकेशन सेक्टर के लिए, खासतौर से भारत में भी, कि हम एक नई दिशा तलाश है? क्या चॉक और टॉक टेक्नोलॉजी से बढ़कर अब डिजिटल टेक्नोलॉजी से पढ़ाई होने वाली है, स्पेशली हायर एजुकेशन सेक्टर में? डॉक्टर कुमार। Thank you. Actually, if we want to, as the topic says, we unlocking of the COVID-19 pandemic effect. So we must first see the direct impact and indirect impact which COVID-19 has imposed on us. It is not that this is for the first time that we are facing such kind of challenges, but the only difference this time is that the entire world is facing this challenge at the same time. So this is one of the differences. So my issue is that, you see, as you also pointed out earlier, the direct impact, if you see in the education sector or the literacy area, is the school and colleges are closed because of this coronavirus pandemic. It has affected the conventional methods of teaching, that is the classroom teaching. And as per the UNESCO report, you also pointed out earlier that the 30 crores, but it was as per the UNESCO, yes, it is 32 crores students who are hit by this COVID-19 as schools and colleges have shut. Another is the many teachers in the private institutions have already lost their job because of this pandemic, COVID-19. And this pandemic would also affect the process of internationalization and globalization of the education
When I say internationalization and globalization of the education, I'm talking about the exchange program also at the higher level, which obviously it will slow down and because of the various regions, and that will also affect the higher, say, research as well. But there are more severe indirect effect which we are not seeing, or which we are not talking of this pandemic effect, which will pose on the society. Indirect effect will be the loss of global GNP is expected to be the tune of say $3 trillion. That means the major economies like even US, Europe, China, India, Brazil, they will be also slowing down, which will have obviously effect on the various sectors of the economy, and obviously the education sector will not remain unaffected. That means even this means there will be then what the reaction will be that industries will be go for the cost cutting say policies, and obviously it will affect employment as well, and the various at the various institutional levels. When we say it will affect unemployment, that means the placement will also affect which will affect our students which are now in the final semester of their exams or final years. So, and another very is that we may see new protocol. When I see we may see a new protocol, means what will happen? How shall we react? Although suppose say if we expect that by say October or September, even if that is I'm just seeing at the extreme possible, not extreme, but a very meek possibility that it will happen. But even suppose we are optimistic and the college or schools open, say by September, that means what? The protocols of the schools and colleges will also change. It will not be like a normal situations. You see, we have to reorient the budget. Even the school will be reorienting their policy. There will be no more, say, parent-teachers meet, no more sports functions, no more EA. That means we have to reorient our budget. We have to go to, say ICT enabled classrooms. And then we have to, in fact, invest more on digitalization. Means when I say digitalization, suppose this, say if you have a digital classroom or a virtual classroom, again, at least it will compensate to a certain extent. We cannot only say that, okay, what we'll do. There has to be a certain kind of solutions. And moreover, the challenges, the impact is also deep in the sense when we say the deep, it has a psychosocial impact in the society also. The prolonged lockdown or the prolonged social distancing will create anxiety and another kind of psychiatric situations, or it will have implications on the society. That has to be also post COVID. We have to look after it. Yes, I agree with Professor Rajesh when he says that, and when we talk about the digital divide, that we have two kinds of India. One is where we have a digital facilities, another we do not have. But at the same time, when we say this kind of digital divide, that doesn't mean that we should not progress further. Because you see, I'm teaching in Delhi Technological University. I'm at the same time also worried about the students who are placed. When they are placed, they are supposed to say, our placement is say 100%. So even if you take 90% of the students, if they are placed and they require that their results should be declared. So that is our main issue: how to declare their result, how to assess them. That means academic assessment is required. There we have to think about. Obviously, the technology can be a help to us, but I am sure, yes, it is not the foolproof. Even the artificial intelligence proctored home. तो डॉक्टर कुमार, मैं अब बीच में आना चाहूंगी कि प्लीज जो सीधा सवाल मेरा है कि जो नए सेशन से या फिर जो सेशन अभी बीच में अटक गए हैं इस लॉकडाउन की वजह से, क्या वो ऑनलाइन मोड में जाने को तैयार है या अभी उसमें देरी है, या फिर हाँ, सरकार जो दावे कर रही है या जो तमाम कोशिशें हो रही हैं यूजीसी के द्वारा, वो अभी कागज पर ही रहेंगी या कागज पर अच्छे लग रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है? Yes, it is far from the reality, but still I will say that the places like Delhi or the metropolitan towns where we have like Delhi University or even the say Delhi Technological University or or say NSIT. These are the institutions where the students are largely 85% of the students are from DT or NSIT. They are from Delhi. So they have their facilities, but in the rural areas, as doctor was pointing out, it is almost very difficult. So even if suppose say 20% of the students are
not equipped, that means the examination cannot be held. Examination cannot be held, or even, but what the DTU has come out with the solution is that those who are in the final semester examinations, we have given an option to them for offline examination also when the university opens, and online examination. Those who can take online examinations, and they have obligations to join their say companies. Their result, they can appear for online examination, which will start from say 25th of this month only, and so that the result can be declared soon and they will join. So yes, but still I agree with Rajesh, Professor Rajesh, that we are still far from the, it looks, sounds very good, but it's a very difficult to achieve. लॉन्ग रोड टू कवर. सोमू, ये बताइए, हमारे देश में हमेशा से चर्चा होती रही है रिलीजियस डिवाइड की, सोशल. एक लाइन जोड़ दूं मैडम? जी 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 बिल्कुल. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जो ऑनलाइन की बात हो रही है ना, ये तो एक फोटोशॉप करने वाली बात है और बिग नैरेटिव है. मैं अभी कुछ दिन पहले छुट्टी में बिहार गया हुआ था, और फ्रंट पेज न्यूज था टाइम्स ऑफ इंडिया का कि साहबगंज या कोई एक जगह है, वहाँ साहबगंज एक जगह है, वहाँ पे एक कॉलेज है, 2000 के करीब स्टूडेंट्स वहाँ इनरोल्ड हैं, और एक भी टीचर नहीं है वहाँ पे. ओनली 2 Ps आर देयर, वन इज प्रिंसिपल, अनदर इज पियन. ठीक है कि नहीं? आप एक बात बताइए, ऑनलाइन कर दीजिए, ये कर दीजिए, जहां सरकार को पैसा लगाना चाहिए वहां लगा नहीं रही है. मैं आपको बता रहा हूं कि 1997 में लास्ट एडवर्टीजमेंट आया था बिहार में टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, और अभी 2-3 साल पहले 3500 टीचर्स के रिक्रूटमेंट का वहां एडवर्टीजमेंट आया, जिसमें करीब 500-600 लोग का अपॉइंटमेंट हुआ. हम मतलब क्या करना चाह रहे हैं? डॉक्टर जॉन, लाइटर नोट, शायद सरकार को ये लग रहा है कि प्रिंसिपली वर्चुअल क्लासेस कर ले और वैकेंसीज भरनी ना पड़े. सोमू, जो बात हम कर रहे हैं डिजिटल डिवाइड की, हमारे देश में चर्चा होती रही है रिलीजियस डिवाइड की, सोशल डिवाइड की, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन से क्या आपको लगता है कि जो डिजिटल डिवाइड है इंटीरियर्स का या फिर छोटे शहरों का, वो और बढ़ने वाला है? क्योंकि एजुकेशन वो सेक्टर है जिसमें जो लास्ट स्टूडेंट स्टैंडिंग है उसको भी अपने साथ लेकर चले, ये कोशिश रहती है. लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई क्या वो लास्ट जो स्टूडेंट है कतार में उसको और दूर कर देगा? बिल्कुल, क्योंकि एक रिपोर्ट है 2019 की जिसमें इस बात का जिक्र है कि जो हमारे यहाँ डिजिटल डिवाइड है वो, अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो खास करके अगर महिला पुरुष की हम बात करते हैं तो वो 67 और 33 का है, और ये ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ करके 72-28 का हो जाता है कि 72% जो उपभोक्ता, इंटरनेट उपभोक्ता हैं वो पुरुष हैं. अभी बिहार के संदर्भ में एक बात बहुत अच्छे से समझने की जरूरत हमें है. एक बहुत मजबूत तस्वीर बिहार से लगातार आती रही है. जो लड़कियां हैं वो पगडंडियों पर साइकिल लेकर के निकली हैं, जिनको पोशाक मिली है, तो वो एक जरिया था कि लड़कियां वापस से स्कूल में भेजी जा रही थी. नहीं तो ये बिल्कुल स्कूल से लड़कियों का कनेक्शन बिल्कुल कटा हुआ था. अभी बिहार के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है कि उन्हें स्मार्टफोन उनके घर से दिया जा रहा है. मुझे लगता है कि ये एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में या फिर छोटे शहरों में, जैसे शहर से मैं आता हूँ, उन शहरों में लड़कियां जो पढ़ रही हैं वो मसलन अगर ग्रेजुएशन में भी हैं तो उनके पास स्मार्टफोन होना ये एक बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है अभी भी उन जगहों पर. तो ऑनलाइन एजुकेशन में ये एक बड़ा चैलेंज है कि इससे लड़कियां तो सबसे पहले प्रभावित होंगी, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, शहरी क्षेत्र में भी रहती हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र में भी रहती हो. उसके बाद का ये मसला है कि आपका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो कैसा है, उसके आधार पर मसलन एक आदमी जो 2 जून की रोटी के लिए लड़ रहा है, अभी कई बहुत सारी तस्वीरें, दुखद तस्वीरें हमने इस दौरान देखी हैं. तो जो आदमी अपने खाने के लिए इतना दूर चल रहा है, वो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर, उसके पास स्मार्टफोन का होना, ये और स्मार्टफोन भी अगर उसके पास में है तो क्या वो इस लायक है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन उस पर एक्सेस कर सकता है? क्योंकि हमारे पास अब तक जो फोन है या फिर तमाम चीजें हैं, हम उसका उपयोग किस रूप में करते आए हैं? फोन का उपयोग अधिकतर हम या तो कॉलिंग के लिए करते हैं या फिर वो हमारे मनोरंजन का साधन है. तो ये हर जगह की स्थिति है.
तो ये डिजिटल डिवाइड जो है ये एक बहुत बड़ा मसला है। एक और चीज इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, ये कुछ लोगों से बातचीत करने के अनुभव पर आधारित मैं ये बात कह रहा हूँ। आज की तारीख में भी आप कई लड़कियों को देखेंगे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं भी, तो वो अपनी तस्वीरें अपलोड नहीं करती हैं। उन्होंने किसी हीरोइन की तस्वीर लगा के रखी है, फूल की तस्वीर लगा के रखी है, तो एक इनसिक्योरिटी है उनके अंदर कि वो अगर साइबर स्पेस में आती हैं तो कहीं उनकी प्राइवेसी को खतरा है और उनकी तस्वीरों को लेकर के कुछ और किया जा सकता है, तो ये एक डर भी है मन में। तो एक ये भी चैलेंज है कि जो पूरी सोसाइटी है या फिर ये सिस्टम है हमारा, वो उनके उस डर को भी समाप्त कर पाए और वाकई में ऐसा हो कि ये चीजें न हो पाए, तो ये भी मसला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही एक शिक्षक का हवाला देते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि अभी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें उपस्थिति तो 40% की है, कि जो क्लास की स्ट्रेंथ है उसका 40% जो है वो ऑनलाइन आ पाता है, और उसमें से भी मात्र 10% हैं जो लड़कियां हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन सुनने में तो बहुत कुछ सही लगता है, लेकिन ये अभी हमारे लिए दूर की कौरी है। भले हम उसको एक सब्स्टिट्यूट के रूप में, तो मतलब एक सप्लीमेंट के रूप में तो हम यूज कर सकते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट के रूप में तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं। जी, प्रतिष्ठा, आप जो बात सोमू कह रहे हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं, देश की राजधानी के एक बड़े कॉलेज में आप पढ़ती हैं, देश के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं। युवा टेक सैवी होते हैं, हम सब मानते हैं, सबको स्मार्टफोन चाहिए, हमको टैब्स चाहिए, आईपैड्स चाहिए, तमाम चीजें चाहिए। लेकिन जब इसको पढ़ाई में ट्रांसलेट करना हो, तो आपको लगता है कि जो बात छोटे राज्यों की या फिर छोटे शहरों की बात कर रहे हैं सोमू, क्या दिल्ली में भी वही परेशानी होने वाली है? बड़े शहरों में भी ये डिवाइड लोगों को और दूर करने वाला है एजुकेशन से? Definitely, I think कि the situation is not exactly the same, क्योंकि I think जो एक पढ़ने का तरीका है और जो सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है। बट हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने आते हैं, वो सब लोग सिर्फ पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन एरिया से नहीं आते, वो इंडिया के काफ़ी डिफरेंट रीजन्स और जगहों से आते हैं। सबके पास, ऑल्दो वो सेम क्लासरूम में बैठते हैं, उनके पास सेम एक्सेस नहीं होता। तो लाइक अगर आप एक ऑनलाइन क्लास अटेंड भी कर रहे हैं, आई थिंक उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि क्या आपके पास एक लैपटॉप या टैबलेट है, या फिर आप एक फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप कैसे डिवाइस पे यूज़ कर रहे हो, आपका इंटरनेट कनेक्शन कितना स्टेबल है। एंड आई थिंक डेफिनेटली जिनके पास एक सर्टेन रिसोर्सेज की लाइक अबंडेंस है, उनके लिए पढ़ना विल बी लाइक मच ईजियर, उनके लिए इट विल नॉट बी अ मेजर रिस्ट्रिक्शन। But those students who don't have the same sort of facilities right now, उनके लिए जैसे एग्जाम्स में अपेयर करना will be difficult. Apart from the point of view of access, I also think that the kind of things that we study are very limited. जैसे अभी आई थिंक मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही है कि जो भी हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ रहे हैं वो ये है कि हम कॉलेज में जो एक ब्लैक बोर्ड पे पढ़ रहे हैं या फिर टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं, उसको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं एक ऑनलाइन मीडियम पर। एंड आई ऑल्सो थिंक दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ द होल सिचुएशन, हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी बहुत एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, और लाइक दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस हैज बीन, इट्स वेरी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड. So when you try to take this on an online platform, it's not working and it's not getting absorbed by the students. Those students who come for these online classes जो already बहुत infrequent होते हैं, वो एक जो absorption है वो कम होता है, प्लस आप उनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ा रहे हैं तो उसकी लिमिटेशंस हैं. सो अगेन, coming to your question, I definitely think that when you look at it from an exam point of view, those students who do have better access to technology, better access to devices, उनके लिए ये better होगा whenever they try to, when they compete on a similar platform. But I think overall for all the students it's going to be negative if we don't introspect on कि हम कैसा teaching method use कर रहे हैं. Are we sticking to the old traditional methods, or are we trying to make use of this crisis as to innovate and introspect कि हम अपने teaching methods में कुछ changes ला सकते हैं? जी बिल्कुल.
अच्छा आपका जवाब था, क्योंकि इसी से मेरा क्यू मिल रहा है डॉक्टर राजेश से अगला सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर राजेश, शॉर्ट टर्म चैलेंज, चाहे हम जो भी कहें, एक चैलेंज ये है यूनिवर्सिटीज के लिए, कॉलेजेस के लिए, सरकार के लिए, कि छात्रों की जो लर्निंग की कंटिन्यूटी है वो ना टूटे। इसलिए तुरंत ऑनलाइन की बात होने लगी, वर्चुअल क्लासरूम्स की बात होने लगी। तो ये जो शेकअप हुआ है कोरोना की वजह से, स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने कहा टेक सेवी हैं, जोड़ तोड़ करके अटेंड करेंगे, कुछ कोशिश करेंगे, तमाम प्रेशर डालेंगे कि हमको ये गैजेट चाहिए अपने परिवार वालों पर। लेकिन क्या एजुकेटर्स इतने टेक सेवी हैं कि वो अपने आप को इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्म कर सकें कि इस तरह की क्राइसिस में वो रीच आउट कर सकें अपने स्टूडेंट्स को वर्चुअल क्लासरूम्स के जरिए, ऑनलाइन मीडियम के जरिए? देखिए, दो बातें हैं कि मतलब एक तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर के, मतलब टेक्नोलॉजी सेवी का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा टेक्नोलॉजी हो जिससे हम अपना काम अच्छे से कर पाए। और दूसरी बात ये है कि उसका कितना रेलिवेंस है हमारे कॉन्टेक्स्ट में। जैसे कि अभी प्रतिष्ठा ने भी बताया कि भाई हमारा एक खास ओरिएंटेशन में है, हमारा सिस्टम एक खास ढंग से काम करता है। देखिए, एक हमें तो बड़ी स्पष्ट रूप से ये बात को स्वीकार करने की जरूरत हुई कि कोविड बहुत अनप्रेसिडेंटेड स्केल भी है और टाइमिंग के साथ आया है, तो इसने बिल्कुल डिसरप्ट कर दिया। अब अगर आप चाहें कि बिल्कुल सब चीज नॉर्मल हो जाए, तो मुझे लगता है कि वो बहुत मुश्किल है। डिजिटल डिवाइड की जो बात हो रही है, और वो जैसे हम लोगों की यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है या पटना यूनिवर्सिटी है या बिहार या कहीं पे भी आप देखिए, तो हमारी यूनिवर्सिटीज में 60% करीब स्टूडेंट्स जो आते हैं मैम, वो आप देखिए कि SC ST OBC बैकग्राउंड से आते हैं, EWS हैं, PWD हैं, और मोस्ट ऑफ देम आर वेरी, मतलब सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। हमारे पास जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट हैं और नॉर्थ ईस्ट के भी स्टूडेंट हैं। तो ऐसा नहीं है कि टीचर्स उनके साथ कम्युनिकेशन में नहीं थे कोविड से पहले। जो मान लीजिए व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप था, या हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे, मान लीजिए कोई यूट्यूब का लिंक है या कोई आपके न्यूज़पेपर का लिंक है या हमें कुछ देना है, तो हम, लेकिन इट वाज ए काइंड ऑफ सप्लीमेंट्री। अभी देखिए गवर्नमेंट ने क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि देखिए ये जो है ऑनलाइन जो है वो बिल्कुल रिप्लेसमेंट है, 100% कोर्सेज जो है वो ऑनलाइन मोड में चला दीजिए ऑटोमेटिकली। कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, कोई क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है, कोई स्टैंडर्ड देखने की जरूरत नहीं है, और आप शुरू कर दीजिए। देखिए समस्या यहाँ पे आती है। मैं एक सीधा सिंपल आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहीं पे देता हूँ मैं, कि हो सकता था संजय जी का खर्चा बढ़ जाता, लेकिन अगर हम ऑफलाइन मिलते, मैं एक बात कह रहा हूँ, तो हम मिलते, बहस करते, उसके बाद जब अगर संजय जी हम लोगों को चाय कॉफी पिलाते, तो वहां पे भी बहुत बहस होती है। और अगर 1 घंटे का वो मान लीजिए डिस्कशन है, तो 1 घंटा तो बाहर में लोग बात करते रहते हैं। तो जो ऑन कैंपस है, पर ये नहीं है कि हम ये कर रहे हैं तो ये अगर मान बेहतर है, ऑनलाइन मिल रहे हैं, कुछ बहस हो रही है, कुछ मुद्दे हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल, देखिए टीचर्स आर ऑलवेज रिफॉर्मिस्ट, लेकिन जो कंसर्न हमारा है वो कंसर्न है कि हमारे स्टूडेंट्स को वो बेनिफिट करेगा कि नहीं करेगा, नंबर 1। दूसरी बात, क्वालिटी क्या हो। व्हाट्सएप पे हम दे रहे हैं, बच्चे कर ले रहे हैं, लेकिन लर्निंग इज नॉट ओनली अबाउट अबाउट डूइंग द थिंग्स इन अ सर्टेन मैनर, फैशन, और कई चीजें आप बिल्कुल जो सीखते हैं पीयर ग्रुप में सीखते हैं, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शंस में सीखते हैं, क्लासरूम के सेटअप में सीखते हैं, वो आप ऑनलाइन से उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। But Dr. let me be the devil's advocate here. हायर एजुकेशन में जो एजुकेटर्स होते हैं वो बहुत पर्सनालिटी ड्रिवन होते हैं। जब हम कॉलेज में थे, हमें ये इनका लेक्चर पसंद है तो इनके क्लास अटेंड करने हैं, वो बहुत बोरिंग लेक्चर्स देते हैं तो बंक कर लेते हैं। तो क्या एक तरह से एजुकेटर्स भी जो हैं वो बहुत क्लोज हैं, या फिर
इनसिक्योर हैं कि ऑनलाइन हो जाएगा तो जो हमारी जो पॉपुलैरिटी है या फिर जो चॉक और टॉक का जो जरिया है जिससे हम अपने छात्रों से जुड़ते हैं वो हमसे छिन जाएगा, तो इसलिए हमको ऑनलाइन नहीं करना है। क्या ये भी एक वजह है? नहीं, देखिए हायर एजुकेशन में आपको थोड़ा सा हम लोग मान के चलते हैं, इसीलिए अटेंडेंस वगैरह को लेकर के आप देखती होंगी कि बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहता है, क्योंकि देखिए हायर एजुकेशन में थिंकिंग है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन की बात है, कम्युनिकेशन है, टीम में कैसे आप काम करते हैं, ये सारी चीजें आप हायर एजुकेशन में आकर के सीखते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि क्लासरूम सेटअप में ही हम सीखें, और टीचर्स भी इस बात को समझते हैं कि सिर्फ क्लासरूम नहीं है, क्लासरूम के बियॉन्ड भी है, कई सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कई सारी सोसाइटीज का एक्टिविटीज चलता रहता है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अटेंडेंस को लेकर के इसीलिए आप देखेंगे कि लिबरल अप्रोच रहता है हायर एजुकेशन में, और बहुत इस तरह का नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट कि आपको आना ही आना है। जॉब की जहां तक जॉब कट का सवाल है, वो तो देखिए ऑनलाइन एजुकेशन लाया ही इसलिए जा रहा है कि जॉब कट किया जाए, मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए 2-3 बातें हैं, आप क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं या सिर्फ नाम का एजुकेशन देना चाहते हैं, आप ग्रेजुएशन का डिग्री ले लो और जाओ, ये आपको सोचना पड़ेगा। आप रिमोट एरियाज में भी आप अच्छे एजुकेशन को ले जाना चाहते हैं या नहीं ले जाना चाहते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन से आप रिमोट एरियाज में क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले जा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मैम। अभी जब ये सारा विवाद चल रहा था हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम को लेकर के और ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के, तो हम लोग एक इसका रेजिस्टेंस कर रहे हैं, और उसमें कई सारे डायमेंशंस हैं, मैं अभी नहीं जाऊंगा। तो एक बहुत ही सीनियर प्रोफेसर ने मुझे एक मैसेज भेजा कि उनके बेटे का अमेरिका के वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन मोड में एडमिशन हो गया। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है नाम, जॉर्जिया टेक या कुछ ऐसे ही यूनिवर्सिटी, जॉर्जिया टेक है। और लेकिन उनके बेटे ने एक मिडिल रेंज के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना प्रेफर किया, जो कि रेगुलर मोड में जहाँ पे उनका एडमिशन हुआ। तो ऑनलाइन टीचर्स, देखिए हम जॉब को लेकर के हमारा इनसिक्योरिटी नहीं है, लेकिन 2 बातें हैं। एक, सरकार की मंशा है कि, और मैंने जैसा कहा कि कोविड से पहले भी हमारा हेल्थ अच्छा नहीं था। मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल बताता हूँ, वन ऑफ द प्रीमियर यूनिवर्सिटीज है जहाँ की हमारे 60% टीचर्स जो हैं वो एडहॉक बेसिस पे काम करते हैं, उनकी नौकरी पक्की नहीं है, वो हर 4-4 महीने पे उनको रिन्यूअल मिलता है, उनको कोई इंक्रीमेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप इस पॉलिसी में है कि आप टीचर्स की कमी कर दीजिए। देखिए आज की डेट में मैडम सॉल्यूशन ऑनलाइन या बड़ी टेक्नोलॉजी ये नहीं है, एजुकेशन में टीचर का रोल है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, युवा नोवाल हरारी की एक किताब है 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। क्या कहते हैं वो कि आज इंफॉर्मेशन हमारे स्टूडेंट्स को इतना है, आज मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ, मैं अगर कोई डाटा अपने बच्चों को दूं वो 1 मिनट में गूगल में चेक कर लेंगे, उनको इंफॉर्मेशन की कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बच्चे को भी नहीं है। आपको एक पर्सपेक्टिव देना है, आपको उनको बताना है कि इंफॉर्मेशन को कैसे हैंडल करिए। टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा उनको जरूरत है एक नजरिया देने की, जनरल लाइफ स्किल देने की। तो टीचर का रोल आज पहले से भी ज्यादा है, सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं। उनको सवाल पूछने कैसे पूछें, वो सवाल का जवाब कैसे ढूंढें। तो उनके रोल को आप खत्म करके, किताबों के रोल को खत्म करके, लाइब्रेरी के इंपॉर्टेंस को खत्म करके आप क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं जा सकते हैं। ये हम सबको तो एक्सेप्टेबिलिटी करनी पड़ेगी। ऑनलाइन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम टीवी पे न्यूज देखते हैं तो हम समाचार पत्र नहीं पढ़ते, ठीक है कि नहीं, हम दोनों पढ़ते हैं। एक दूसरे का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन एक दूसरे का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। और एक का इस्तेमाल दूसरे को रिप्लेस करने के लिए अगर किया जाएगा तो इसका मतलब है कि आप
मंशा आपकी उचित नहीं है, सरकार की मंशा उचित नहीं है। ये हमारी चिंता है, ये टीचर्स की चिंता है। जी, आप जो तमाम हमारे जो अटेंडीज हैं जो इस चर्चा में हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपको हमारे पैनलिस्ट से कोई सवाल पूछना है तो आप तुरंत हमें मैसेज भेजें। आप अगले जो आधा घंटा होगा उसमें हम आपके सवालों को लेंगे और अपने पैनलिस्ट से उनका जवाब लेंगे। लेकिन डॉक्टर नंद कुमार, जो डॉक्टर राजेश कह रहे हैं कि ये वायबल 100% अगर आप वर्चुअल क्लासरूम की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये वायबल तरीका नहीं है। ऐसे में सवाल ये भी है कि फिर जिस लॉकडाउन में हैं हम इस वक्त, जिस सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात कर रहे हैं कि उसी से हम इस बीमारी को दूर रख सकते हैं, तो ऐसे में कंटिन्यूटी जो है लर्निंग की हम कैसे बरकरार रखें और ताकि लोग, बच्चों का साल ना बर्बाद हो, वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। Yes, that is what I said. The greatest challenge in the education sector is not, the current academic session the students are in. Already, most of them, as you said, at the school level also, the teachers in the have covered their syllabus somehow through WhatsApp group or something. And but when I'm talking about online education, I'm not saying that it is the substitute for the, say, classroom teaching. We cannot replace chalk and duster. That is a conventional way of teaching. But still, the researchers say that ICT enabled education has improved the quality. When I'm saying this, I'm also aware of the level of penetration of the technology and information in the rural area. Yes, I am aware that we have not reached to the penetration level is very low in the rural area. Still, it is a great challenge how to ensure the accessibility, approachability, and even the, you say, availability of the internet or the other online facilities. But that doesn't mean that we should just keep on discussing. The question here is what to do at this time. So a lot can be done to at least reduce the impact through remote learning strategies. And the richer countries are, of course, they are better equipped. But the developing countries like ours, the situation is very mixed. And if we do not act appropriately, I say appropriately, the vast inequality of opportunities that exists will amplify further. When I say appropriately, that is where I am emphasizing the intervention, the government intervention. Here, the government should intervene and we should ensure we should come out with a policy which is more inclusive. When I say it is inclusive, means I'm talking about the availability. I'm talking about not only the availability, but approachability and also accessibility. Even if it is accessible or say available, whether it is accessible to the masses or not, whether it is approachable to the poorest to the poor or not. But still, I think okay, we may not have a laptop or a desktop or so much of connectivity. We have issues, but this time when we are talking about this, the greatest challenge again is the same. Again, I'm talking about the challenge is that how to conduct the examination, how to declare the result so that they can join services if they are placed somewhere, or they can go to the higher say higher classes or higher education. So that is where I am suggesting that yes, substitution is not the online, but at least we can slowly wherever it is possible. And still, I am sure that you see even online courses in a higher education like Coursera and a MOOC, when you see introduce CBCS, as Professor Rajesh was telling, credit-based choice system. Why don't you let the student choose many of the major subjects from these courses, which are better on if you go to the MOOC or a Coursera, let them do it and fulfill some requirements or credits, or let us not go for a conventional methods of examination, or let us first start with the mixed one, those who are ready or those who are at least where it is accessible or where it is possible. Because already now I am sure that due examination, due interest, not interest, or the admissions are online. Even the private university like Jindal have already changed, switched over to the online admissions, as well as they are conducting online examinations. Many of the technical university, as I said, NSIT, UT, and even IIT, I'm sure. But the process is still, even I'm not suggesting that this is the panacea for that, but still we have to move towards digitalization.
as well, because we just cannot keep sitting and just harping that okay, availability is not there. But yes, here is what the government intervention and private intervention or individual intervention like a society like Ed Justice, which are doing at their level. They are training the students there how to at least access also, or how to at least, if suppose they use the mobile phone also. Using the mobile phone is also now minimum literacy is required, or Android phone is required. And therefore, yes, and another point, yes, heavy investment has to be made on the teachers, so that even the teachers attain a certain minimum level of, say internet savvy. They become internet savvy, or they are proficient in online teaching. So that is what my feeling is. पर डॉक्टर कुमार, जब 2019 के संसद में जब सरकार ने एक बताया था सांसदों को कि वैकेंसीज जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की वो 27% है, 34% है, ऐसे में जब आपको अब एक नया करिकुलम या एक नया सिलेबस तैयार करना है इन करंट क्राइसिस को देखते हुए, जब वैकेंसीज ही ऐसी है, तो आपको लगता है कि इतनी जल्दी ये तैयारी हो पाएगी नए सेशन के लिए जो मौजूदा स्टाफ है या मौजूदा एजुकेटर्स उनके साथ? No, it is not. It is not possible. It will take time, I'm sure. But something has to be done. Suppose we are not able to, suppose a college or the university do not open even after September or October. Then what shall we do? So there is the point that where we should think. First of all, okay, I'm telling you the experience also in the Bihar. In my home state is also Bihar only, but I have seen the schools. I asked some of the teachers, my friend also there, how you are covering the syllabus. They said that they are somehow communicating through WhatsApp and covering, but still I'm saying that okay. But the challenge is here only how to judge them, judge them in the academic year. This will be a greater problem, and what shall we? Actually there has to be certain changes. In fact, I think there we have to be, say, if you are talking about continuous assessment, instead of taking examination, let us examination be based on assignments, or only one examination should be taken. We should go for, that is the end term examination only. जी, सोमू और प्रतीक्षा, जो बात डॉक्टर नंद कुमार कर रहे हैं कि जो मौजूदा सेशन है उसको तुरंत देखने की जरूरत है इस वक्त, बजाय कि हम एक लार्जर पिक्चर या लार्जर बदलाव की बात करें। आपको लगता है कि शायद जो नए स्टूडेंट्स हैं या जो नए एडमिशंस होंगे इस साल फर्स्ट ईयर वाले, वो इस माइंडसेट के साथ आएंगे कि हमको ये करना पड़ सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी परीक्षाओं के बीच में, जैसा कि आप लोग हैं, या परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं या पास आउट होने वाले हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है। और प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप जैसे छात्रों की जो पढ़ाई है या जो आपके रिजल्ट्स हैं या जो एग्जामिनेशंस हैं, वो किसी तरह से ठीक तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो जाएं, ताकि जो आपका भविष्य है, आपका करियर है, वो उसमें किसी तरह की रुकावट ना आए। क्या आप भी ये मानती? So I think कि जो अभी इनकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत डिफरेंट होगा ही एक्सपीरियंस, कि मतलब आई थिंक हर जगह कॉन्वर्जेशन अब एडटेक की हो रही है. इट्स नॉट जस्ट एजुकेशन दैट वी आर सेइंग, वी आर यूजिंग वर्ड्स लाइक एडटेक, एंड आई थिंक दे विल आल्सो कम प्रिपेयर्ड विद द माइंडसेट कि अब लाइक यू नो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या फिर टीचिंग मेथड्स हैं वो डिफरेंट होंगे. शायद सेमिनार्स उतने रेगुलरली ना हो, बट वेबिनार्स ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी देयर फॉर देम, एंड but it's also going to be a restriction in a way, because when you come to learn, आप बस आते हैं एक mindset के साथ. You have already given certain exams, you have either given an entrance which was difficult, या फिर आप एक cut off clear करके आते हैं. But अब एक होगा कि आपको technologically भी अपना arrangements करने होंगे. And I think that the university should play a big role in making sure that these facilities are available. Like in my college, which is considered to be a really good one, हमारी Wi-Fi connectivity ही काफ़ी poor है. Like you know, even in our library, the Wi-Fi connection is extremely weak. So if you are saying that you want to shift, like you want to have a shift in terms of technology, I think the university needs to step in. And जो अभी current situation है,
I think that yes, it's a priority to understand and accommodate the needs of the students, but I think it should not be done on a unilateral basis, that what the administration thinks is relevant. Administration को teachers के और students के points of view को consider करते हुए एक future course decide करना चाहिए, which I am afraid to say did not happen in case of Delhi University's recent guidelines. जी सोमू, आपको लग रहा है कि जो मौजूदा सेशन है उस पर इस वक्त प्रायोरिटी देनी चाहिए, ताकि परीक्षाओं के बीच में जो छात्र हैं या फिर जो पढ़ाई जिनकी खत्म हो चुकी है, सिलेबस खत्म हो चुका है, परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं, उनको पहले देखें, प्रायोरिटी वो रहे बजाय कि बड़ी पिक्चर की बात करें? नहीं, बिल्कुल ये उनकी तो प्रायोरिटी होनी ही चाहिए कि उनके साथ अभी क्या चीजें होनी हैं, लेकिन उनके संदर्भ में भी ये सोचना चाहिए कि क्या उनके पास इतनी चीजें एक्सेसिबल हैं, या मेरी यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल नहीं है। और बाकी यूनिवर्सिटीज की मैं अगर बात करूं, मैं भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी बिहार का एक यूनिवर्सिटी है, वो इसलिए जाना जाता है कि वहां पे 5 साल में डिग्रियां मिलती हैं, अगर सही समय पर मिल जाएं तो 3 साल की डिग्री। अभी उसका जो टेलीग्राम चैनल बना है, आप उसमें देखिए कि अभी तक मात्र 266 सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं। उस यूनिवर्सिटी में अभी 30,000 से अधिक स्टूडेंट्स हैं, उसमें से मात्र 266 सब्सक्राइबर उस यूनिवर्सिटी के टेलीग्राम चैनल में हैं। तो कई सारे चैलेंजेस अलग अलग जगहों पर हैं, तो इसलिए हर जगह के हिसाब से, उस जगह के स्टूडेंट्स के हिसाब से और क्या उनके पास में सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनके हिसाब से चीजें तय की जानी चाहिए। एक बात जो यहाँ पे बहुत अलग है, वो मैं जोड़ना चाहूंगा। लगातार हम इस बात के लिए मुखर हो रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो एक तरह से सप्लीमेंट हैं या क्या सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, इस पर बात हो रही है। तो हमें एक बात समझने की जरूरत है कि 24 मार्च तक का एक डेटा है मेरे पास, जिसके अनुसार प्रत्येक भारतीय जो है, जो नेटिजन हैं, वो 10.7 GB पर डे यूज करते हैं इंटरनेट, और अभी के समय में वो और ज्यादा बढ़ गया है। तो इंटरनेट का इस तरह से यूज करना ये एक डेटा क्राइसिस को भी आमंत्रित कर रहा है, और इससे बैंडविड्थ इतनी गिर जाएगी कि आप ये समझिए कई सारी जरूरी चीजें, इवन की कॉल या फिर जो चिकित्सा सुविधाओं के लिए इंटरनेट जरूरी है, वो भी कम पड़ जाएंगी। तो इंटरनेट का उपयोग किन माध्यमों, किन चीजों के लिए हो, ये भी बहुत ही अहम है, ये भी हमें सोचने की और समझने की जरूरत है यहाँ पर। तो डेटा क्राइसिस भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसकी ओर ध्यान हमें देना चाहिए कि ऑनलाइन शिक्षा में क्या उतना ये हो रहा है। और यही कारण है कि सारे OTT प्लेटफॉर्म्स को ये कहा गया कि जो हाई डेफिनेशन वीडियोस वो चला रहे हैं उनको रिड्यूस किया जाए, या फिर व्हाट्सएप पे एक स्टेटस का ऑप्शन आता था जो 24 घंटे तक रहता है, उसकी लिमिट को घटा करके 30 से 15 किया गया। तो कई सारे प्रिकॉशंस लिए गए हैं, लेकिन इसके बारे में विस्तृत बात डेटा क्राइसिस को लेकर के भी होनी चाहिए जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं। तो जी, तमाम सवाल हमारे अटेंडीज के जरिए हम तक पहुंच रहे हैं, तो अब कुछ सवालों को हम ले लेते हैं। डॉक्टर राजेश, आपके लिए एक सवाल है। शुभम ने ये सवाल पूछा है आपसे कि इज इट वायबल टू कंडक्ट ओपन बुक एग्जामिनेशंस with students not having access to books or internet connection? If exams are only conducted for third year students, then what would be the system of marking for second year and first year? नहीं, ये जो ओपन बुक ऑनलाइन एग्जाम की बात हो रही है ना, ये आइडिया एक्चुअली बिल्कुल अभी प्रतिष्ठा ने भी कहा कि भाई टीचर से बात होनी चाहिए, स्टूडेंट से बात होनी चाहिए, वो हमारी यूनिवर्सिटी में हुआ नहीं। इसके प्रॉब्लम्स हैं, हमारे बच्चे ओपन बुक के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं, टीचर्स भी ओपन बुक के लिए ट्रेंड नहीं है। क्योंकि देखिए ओपन बुक ऐसा नहीं है कि आप एक मोड से दूसरे मोड में एकदम से शिफ्ट कर दिए। their requirements are different। हमें नंद कुमार जी ने भी बताया कि भाई छोटे ग्रुप्स में आप ओपन बुक एग्जाम दे सकते हैं, तो ये बिल्कुल वायबल नहीं है और इस पे कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है। और कई सर्वे आए हैं अभी पिछले दिनों में, कई कॉलेजेस ने, स्टूडेंट यूनियन ने कराया, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने करवाया है, तो वहाँ ये बड़ी बात साफ उभर करके आ रही है कि स्टूडेंट्स उसका विरोध कर रहे हैं। जैसा कि एक समस्या आ रही है, देखिए अभी नंद कुमार जी ने कहा कि भाई आप कुछ कोर्सेज हम मूक में शिफ्ट कर दें, हमको क्या दिक्कत है। बात दिक्कत की नहीं है, बात शिफ्ट करने की नहीं है, बात आप जिन लोग
देखिए जो लोग ग्राउंड पे काम करते हैं ना, उनसे तो बात करेंगे ना, उनकी भी समझ को आप जोड़ना चाहेंगे ना। वो हर यूनिवर्सिटी का एक स्पेशलिटी है, एक कोर्स के अंदर उसका स्पेशलाइजेशन है। आप बिल्कुल वो मूक का कोर्स मेरे लिए रेलिवेंट है या नहीं है, यूजीसी कैसे डिसाइड कर सकती है? हमारी अपनी बॉडीज है मैम, एकेडमिक काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, इलेक्टेड टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन सारी बॉडीज। और हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक एग्जांपल देता हूं कि वहां एक्ट है जिसके अंदर ये प्रोविजन है कि भाई एग्जामिनेशन के बारे में ये बॉडीज डिसाइड करेंगी। वहां ना करके वाइस चांसलर जो है वो बिल्कुल मनमाने तरीके से डिसीजन कर, तो ये सारी पेचीदगियां आती है। सॉल्यूशन बिल्कुल एक बढ़िया निकल करके आएगा अगर जो लोग इससे प्रभावित हैं, जो उस एरिया में काम करते हैं। आज अगर मैं विरोध अगर इस सिस्टम को कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे कोई दिक्कत है ना, मैं ऑनलाइन इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ये सुविधा नहीं है। अभी मिड टर्म ब्रेक में वो गए, प्रतिष्ठा ने भी ये बात बताई कि उनके पास समस्याएं हैं, बुक नहीं है। तो हमें इन चीजों का ध्यान में रख करके जो जो बॉडीज एम्पावर्ड हैं वहां जाकर के डिसीजन लेना चाहिए। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यूनिवर्सिटी में भी। अगला सवाल अगर हम ले लें डॉक्टर कुमार, अगला सवाल हम ले सकते हैं आपसे? यस मैम। डॉक्टर कुमार, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो अगला सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ। आई थिंक तकनीकी खराबी की वजह से डॉक्टर झा को हम नहीं सुन पाए थे। ओके जी, इस अलका नायक का ये सवाल है कि इज ऑनलाइन एजुकेशन अ वायबल सब्स्टिट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन, स्पेशली इन प्राइमरी एंड टेक्निकल एजुकेशन? प्राइमरी एंड टेक्निकल एजुकेशन जी। As I said before also that okay, there cannot be a substitute to a chalk and duster or conventional methods of teaching. But what I am trying to say was, or argue was, that we cannot keep on sitting like this. You see, the world is not going to be returned to pre-COVID, pre-19 or very soon. So the problem is, how do we, when we are facing these challenges, how do we come over it? So that means we stop trying if we cannot go into cannot have a classes or classroom teaching. So I was telling that okay, it is not a substitute, but it can complement. तो पूछ रही है स्पेसिफिकली वायबल सब्स्टिट्यूट है प्राइमरी और टेक्निकल एजुकेशन के लिए? Technical institution to a certain extent, I can say it is online teaching. Yes, we have lots of here. We can, and even in the primary also. But the only thing is in India that as I was talking, that in the rural India, the penetration of technology is still far from reality. There is the real challenge. How do we reach to the most of the masses? But in metropolitan town, it's a Bible. It's a Bible, and we have seen this. We have seen from the many public schools and their experience in the metropolitan towns. It is वायबल है। अगला सवाल डॉक्टर राजेश आपके लिए, एक सवाल भेजा है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आगरा के कॉलेज के शशिकांत जी। उन्होंने भेजा है ये सवाल कि is the response that policy makers adopt in response to the crisis inclusive or discriminatory? The response is discriminatory, because the moment we try to project the online as a substitute to the classroom teaching, that will become discriminatory. और मेट्रोपॉलिटन तक का मैं बात बता रहा हूँ, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। मैं छोड़ दीजिए हमारे एरिया में, मैं मधुबनी से आता हूँ, जब मैं अपने गांव जाता हूँ तो मुझे अपने गांव में ही 2G मिलता है मैडम, 3G भी अवेलेबल नहीं है। उन सारे प्रॉब्लम्स को छोड़ दीजिए, मैं मेट्रो में ही आपको बता रहा हूँ कि मैं कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ और मेरे जानकारी में आया है, कई टीचर्स ने हमें बताया कि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास एक बहुत कन्वेंशनल फोन है। कई तरह की प्रॉब्लम्स मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे नॉलेज में आता है कि एक घर में है, 2 बहनें हैं और उनके पास एक फोन है और उससे दोनों को शेयर करना पड़ता है। कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो हम ये अभी की परिस्थिति में ये जो ऑनलाइन, इवन इन इमरजेंसी सिचुएशन, इज वेरी डिस्क्रिमिनेटरी, आई कैन टेल यू। दूसरी बात ये है कि
ये सिर्फ इमरजेंसी मेजर के रूप में आप कुछ लाते हैं, ठीक है, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जितना हो सकता है, जितने स्टूडेंट तक रीच कर सकते हैं हम करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट इस इमरजेंसी के नाम पे परमानेंट पॉलिसी मेजर्स लेकर के आ रही है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मैं ज्यादा नहीं, 1 मिनट का टाइम दूंगा आपको। जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो यूजीसी ने 2 कमिटी बनाई, एक कुहाड़ कमेटी बनाई कि जो कि आप जैसे अभी पूछ रही थी कि एकेडमिक सेशन का क्या होना चाहिए, थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन को प्रायोरिटी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो यूजीसी एक गाइडलाइन भी लेकर के आई जिसने कहा कि थर्ड ईयर को आप प्रायोरिटी दीजिए। तो कुहाड़ कमेटी बनी, वो चलिए ठीक है, एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बना। लेकिन साथ साथ एक नागेश्वर राव कमेटी बना दी। नागेश्वर राव कमेटी मैम का मैंडेट ये था, उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये था कि हाउ टू प्रमोट द ऑनलाइन एजुकेशन, और ये सिर्फ कोविड के लिए नहीं है, वो फॉर ऑल टाइम टू कम है। और उसने कहा कि आप 40% कंटेंट जो है वो आप रिप्लेस कर दीजिए ऑनलाइन कंटेंट से। मतलब हमारा अगर 10 पेपर है तो उसमें 4 पेपर आप ऑनलाइन पे शिफ्ट कर दीजिए। आप एक बात बताइए, और कह रहे हैं क्या कि आप 100 कोर्सेज 100% कोर्सेज जो है वो ऑनलाइन मोड में चलाइए, और उसके लिए यूनिवर्सिटी का नॉर्म्स इन्होंने नीचे कर दिया। किससे पूछ करके नीचे किया आपने, कौन सा क्राइटेरिया लगाया? आप कोई ट्रांसपेरेंसी तो होगा ना, कैसे डिसीजन हो रहा है? तो ये दोनों में हमें फर्क करना पड़ेगा। इमरजेंसी मेजर ठीक है, लेकिन वो भी जो लोग उसमें पॉलिसी कौन बनाएगा, जिनको जानकारी है। ब्यूरोक्रेटिक तरीके से आप बनाएंगे तो जो छात्रों की समस्या है आपके सामने है, 30,000 स्टूडेंट हैं और 266 लोग जुड़ रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन को साथ साथ चलना होगा, ऑप्शन नहीं हो सकता, कि इकलौता ऑप्शन नहीं हो सकता ऑनलाइन। आप छोड़ दीजिए ना, आप छोड़िए मत। हमें पता है मैम, मैं बता रहा हूं कि हम सारे टीचर्स ऑनलाइन चीजों का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है कि नहीं? आप हमारे ऊपर छोड़िए, वी आर नो व्हाट इज द लेटेस्ट व्हिच इज कमिंग इन माय फील्ड। जी जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल भी आ रहे हैं। अगला सवाल मैं सचिन से लेना सचिन का है कि बीजूस जैसे जो ऐप है वो एक चैलेंज बन गए हैं कन्वेंशनल टीचिंग के लिए। तो इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, डॉक्टर राजेश, is holding on to an offline teaching method a wise option now? नहीं, मुझे लगता है कि इट इज टू अर्ली टू से, बिकॉज अगर सर्वे करके भी देखे तो लोग बाइजू को अभी मतलब रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूट नहीं मान रहे हैं ऑनलाइन को। आज मैं इंडियन एक्सप्रेस में एक स्टोरी पढ़ रहा था कि यूरोप में ऑनलाइन मतलब यूरोप में स्कूल्स खुल गए, डेनमार्क, ये मतलब डेवलप्ड कंट्रीज हैं। उसमें से कुछ कंट्रीज तो हैं जहाँ के राइट टू इंटरनेट इज ए वेरी फंडामेंटल राइट, मतलब सबके घर में इंटरनेट का कनेक्शन है, वहां भी स्कूल खुल गए। इसका मतलब बड़ा साफ है कि जहां तक सवाल है ऑनलाइन एजुकेशन और एक कन्वेंशनल एजुकेशन का, उसमें अभी रिप्लेसमेंट नहीं आया है। मैं जानता हूं अमेरिकन कई यूनिवर्सिटीज को मैम, जहां पर उन्होंने अपना मतलब सेशन को शुरुआत को आगे बढ़ा दिया है, लेकिन वो कैंपस ऑन कैंपस ही शुरू करेंगे। कई सारे बोर्ड्स हैं कंट्रीज के जिन्होंने, जैसे इंटरनेशनल बोर्ड आईपी है, उन्होंने भी अपना एग्जाम कैंसिल कर दिया है। तो ये तो आप कह रहे हैं कि तरीके हैं, ऑनलाइन इकलौता तरीका है, या आप मानने को तैयार नहीं है? टूल है मैडम, हम टूल है, कलाकार तो हम हैं, हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इस पे डिपेंड करता है। जी, दिया ने एक सवाल किया, दिया नारंग है कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे काम करेगा। मैं दोनों डॉक्टर नंद कुमार और आपसे डॉक्टर राजेश से पूछूंगी, क्योंकि उनका सवाल है कि जो नया सेशन होगा डीयू में या तमाम दूसरे यूनिवर्सिटीज में, क्या उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए नया सेशन चालू हो और ऑफलाइन क्लासेस हो? If I start with answer first. जी. I will be talking about the particularly technical education. अगर आप देखें तो सब टेक्निकल एजुकेशन जो है अपने अपने, जैसे IIT की बात करूं, NIT की बात करूं, और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और NSIT, सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स की बात करूं, तो they have already deferred their say admission dates. And the earliest will be say IIT, which will be conducting their advanced examination in the end of September, August. And then
the session may be starting from September or October. So similarly, then the next tier of technical institutions like NSIT and DTU, which are preferred just after 4 IIT, they have also aligned their date of admissions accordingly, and they are expecting that the session may start from, say, September or October, first year. But the regular session may start from September. But again, as the question was, is it possible with the social distancing? I'm sure that many of the infrastructures are not so large where we can strictly follow the social distancing. But that is what I am talking about. That when the class will open, now we are teaching, suppose a class of 170, or sometimes the strength is 90, 93. So that will not be possible because infrastructure does not allow to say with a social distancing 100 or 92 students will be sitting in the class. That is what I said. The reorientation will be taking place now. हम बिल्कुल जी डॉक्टर अनंत कुमार, छोटा सा जवाब, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, धीरे धीरे घड़ी बढ़ती जा रही है, तो क्योंकि स्पेसिफिकली डीयू को लेकर सवाल था, हाँ या ना डॉक्टर राजेश, नए सेशन के लिए तैयार है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर? हम पहले से बीमार थे। वो मैम एक बड़ी प्रसिद्ध शेर है, तेरे फाइलों में आंकड़ा बड़ा गुलाबी है लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं। और तो आप बताइए कि हमारा एक्सपेंशन हुआ, हमारा 50% सीट ओबीसी का बढ़ा, ठीक है कि नहीं? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें पैसा ही नहीं दिया गया। ईडब्ल्यूएस, हमारे पास ईडब्ल्यूएस का 25% सीट बढ़ा दिया गया। आप बिल्कुल रातों रात हम कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आएंगे? तो हमारे पास अभी जवाब नहीं है कि क्या होगा नए सेशन में। फिर होने चाहिए जितना हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर सारे स्टूडेंट जिस दिन मेरे क्लास में आ जाते हैं उनको खड़ा होना पड़ता है, तो किस सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है? आपने मजदूरों का हाल देखा कि क्या हो गया, लॉकडाउन क्या रहा। तो ये मतलब आप ऑनलाइन कर लीजिए, ये बड़ा अभी इसमें सोचने की जरूरत है। कोरोना ने हम सबको जगाया है कि आपको शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर आपको पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। एक छोटा सा सवाल और आखिरी सवाल मृणाल सिंह का है। जैसा कि प्रतिष्ठा ने कहा, उनके मुताबिक कि एजुकेशन इज मोर एग्जाम बेस्ड देन लर्निंग बेस्ड, and has this affected our ability to translate to online education? If yes, then this should be seen as an opportunity for universities to change their approach. तो एक तबका है डॉक्टर राजेश जो मान रहा है कि अप्रोच बदलना चाहिए और यही वो मौका है जो कोरोना ने दिया है। मैं जवाब दूं मैम? हाँ जी। नहीं, देखिए, हम कह रहे हैं कि होना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे। देखिए मैम, एनुअल सिस्टम था, आप शायद जब पढ़ती होंगी तो एनुअल सिस्टम होगा, और अब सेमेस्टर सिस्टम आ गया। और उस समय भी शिक्षकों ने कहा हम सेमेस्टर सिस्टम के विरोधी नहीं है, लेकिन आप टीचर टॉट रेशियो तो देखिए। मैं जब पढ़ता था तो मेरे क्लास में 30 स्टूडेंट थे, आज मैं 80 स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। आप सेमेस्टर, आप सारे चीजों लर्निंग बेस से आप ले जाइए, प्रोजेक्ट बेस्ड पे ले जाइए, रिसर्च बेस्ड पे ले जाइए, लेकिन आप समझने की तो कोशिश तो करिए। अभी टीचर टॉट रेशियो क्या है आप इमेजिन नहीं कर सकती। क्लास में बच्चे 80 बच्चे हैं ग्रेजुएशन लेवल में, क्या आप एमए की क्लासेस में आइए, आप देखिए कि क्या हालत है। 250 बच्चे एक क्लासरूम में बैठे होते हैं। तो सरकार सिर्फ नाम का चला रही है, और इन जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारा एजुकेशन के ऊपर है, उसमें आपको पैसा लगाना पड़ेगा। उसमें आपको, उसकी जगह आप घटा रहे हो, ऑनलाइन कर दो, लोगों तक वो स्तर का एजुकेशन नहीं पहुंचेगा जिसकी जरूरत है। आज सामाजिक बदलाव के लिए, सामाजिक न्याय के लिए आपको अच्छे, आज एजू जस्टिस मैडम बिहार के गांव में काम कर रहा है जी, क्योंकि हमारा स्तर कमजोर नीचे चला गया। एक समय बिहार में गवर्नमेंट स्कूल्स वन ऑफ द बेस्ट थे, मैं वहां से आता हूँ, मैं जानता हूँ। तो हमें सोचना पड़ेगा बड़े संजीव जी। चलिए, अब आखिरी कमेंट्स लेने का वक्त आ गया है, बहुत एक सेंटेंस में, क्योंकि वक्त मैं ज्यादा नहीं दे पाऊंगी आप चारों को। तो जिस अनलॉकिंग पब्लिक एजुकेशन के मुद्दे पर आज हम लोग बैठे थे यहाँ चर्चा करने के लिए, उसके लिए सल्यूशन क्या है, ये हम कोशिश कर रहे थे अपनी इस चर्चा के जरिए तलाशने की। एक लाइन में प्रतिष्ठा और सोमू, सल्यूशन क्या है आपके मुताबिक?
क्या होना चाहिए इस वक्त कि छात्रों का भविष्य ना बिगड़े? एक एक सेंटेंस का जवाब, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। मेरे हिसाब से इस टाइम पे हमें अपनी पेडागोजी को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। एंड सेकेंडली आई थिंक हमें इस टाइम यूनिवर्सिटीज़ को स्टूडेंट्स की नीड्स को समझने की और उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, बी इट इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप्स, बी इट इन टर्म्स ऑफ उनकी सिचुएशन क्या है और उनकी हेल्प कैसे करनी है। In a more academic sense, I think this is the time when the support is needed in a great quantum. जी सोमू। बिल्कुल, राजेश सर की बात को मैं थोड़ा सा सहमति से आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जो ये पूरा पैंडेमिक का सिचुएशन है, इसने हमें एक मौका दिया है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजों पर अधिक से अधिक खर्च करें और इसी को लेकर के आगे बढ़ें। 2019 में ही बांका के एक डीएम कौशल कुमार ने एक उन्नयन ऐप शुरू किया था और उन्होंने बांका में जो मॉडल लागू किया, 200 लोगों को ट्रेन किया जो जाकर के शिक्षकों को ट्रेन कर रहे थे और 60 प्राथमिक विद्यालय में उस ऐप के जरिए पढ़ाई शुरू हो चुकी थी, यहाँ तक कॉपी की चेकिंग भी शुरू हो चुकी थी। ये 2019 में हुआ। तो हमारे पास पहले से हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके रखना चाहिए था। नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास मौका है कि हम एक ढांचा ऐसा तैयार करें जिससे हम इस तरह की चुनौतियों से भी पार पा सकें। और डेटा हमारे लिए एक संसाधन है, वापस से मैं कह रहा हूं, इस पर ऐसा ना हो कि इसका असमान वितरण जो अभी भी हो रहा है वो और ज्यादा बढ़ जाए। हमें इस पर भी सोचने की जरूरत है। जी डॉक्टर नंद कुमार। States, I would like to say that the states and institutions has to be more benevolent, and we have to think about the students' problem as well. And I agree with Pratustha that we should focus more on imparting knowledge and less on examination and assessment. Assessment can be done based on assignments also, and the minimum examination should be a part of the curriculum. Let us say only one examination in this time, and we can assess based on assignments also, and we can focus on teaching. And the state intervention is needed more and more. And the reorientation, as I said, the budget allocatory budget has to be, more investment has to be made in education sector so that we are ICT enabled. जी डॉक्टर राजेश। नहीं, देखिए, शास्त्री भवन MHRD का जो हेडक्वार्टर है उसको अपना एरोगेंस छोड़ना होगा और यूनिवर्सिटीज को और कॉलेजेस को उनको पैसा दें और उनको हैंडल करने के लिए दें कि भाई हम कैसे स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। ये बड़ा, देखिए, इमरजेंसी का सिचुएशन है, हमें हाथ बढ़ाना है। पेरेंट्स के बाद अगर स्टूडेंट के लिए कोई कंसर्न है, शास्त्री भवन से तो निशंक जी लाइव सोशल मीडिया में स्टूडेंट से जुड़ रहे थे, आश्वासन दे रहे थे। कहानियां बनाना, आपको मैं बता रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीजें, लेकिन हम स्टूडेंट के लिए कंसर्न है और जितने पेरेंट्स कंसर्न होते हैं उतने टीचर भी कंसर्न होते हैं और हमें हाथ पकड़ना है उनका। सारी बातों को मैं समझता हूँ, उनका कैरियर का है, ये दबाव है, साइकोलॉजिकल प्रेशर है, इन सारे चीजों को हम यूनिवर्सिटी लेवल पे एक दूसरे से बात करके सुलझाएं। ये एक हमारा अप्रोच होना चाहिए। कोई ऊपर से कोविड के नाम पर आप उसको थोपने की कोशिश प्लीज मत करिए। टीचर्स और स्टूडेंट्स के बाद एनफ विजडम है, दे कैन रिजॉल्व देयर इश्यूज। ये जो बाहर से ऊपर से नेता और ब्यूरोक्रेट हम लोगों को गला पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको छोड़ दिया जाए। मेरे हिसाब से ये सबसे इमीडिएटली जरूरत का चीज है ये। जी, तो आज जो हम यहाँ बैठे और समझने की कोशिश की कि आगे का रोड मैप क्या हो सकता है, तो मेरी समझ में आया कि कोरोना ने जरूर एजुकेशन सेक्टर को वो शेकअप दिया है, हिलाया है और ये सोचने पर मजबूर किया है कि क्या वो रास्ते हों कि बच्चों का जो भविष्य है, युवा छात्रों का जो भविष्य है, वो खराब ना हो। ना हो और ये जरूरी हो कि जो मौजूदा सेशन है वो किसी का बर्बाद ना हो और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की जो बेचैनी है और जो परेशानियां हैं वो इन तमाम सॉल्यूशंस के जरिए सुलझ पाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश, डॉक्टर नंद कुमार, सोमू और प्रतिष्ठा, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत अच्छा सेशन था। कोरोना ने वाकई सबको शेकअप किया है। टीवी पर हमेशा हम बोलते रहे, हम भी वर्चुअली अब
वेब के जरिए इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, तो वाकई लॉकडाउन ने बहुत कुछ लॉक कर दिया था, जिसे अब अनलॉक करने का वक्त है, और एजुकेशन सेक्टर भी इसी तरह से अनलॉक हो। बेस्ट विशेस सोमू और प्रतिष्ठा, आप दोनों को आपके इम्तिहानों के लिए और आपके भविष्य के लिए, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश और नंद कुमार। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू चीफ जस्टिस को भी कि उन्होंने हमें मौका दिया और बात करने का, और स्पेशली हम अपने स्टूडेंट्स से काफी जानकारियां हमें मिली, और मैं श्योर करना चाहता हूं कि हम स्टूडेंट्स के लिए कंसर्न हैं। और yes, we as a teacher fraternity are equally concerned about the teachers, or that is what we say, we have to be pro students only. Otherwise, we are here in the institution only because the students are there. As it is said, the institution is good because the students are good. It is not that because the teachers are good. So you are, that is why we are. So thank you. Yes, have faith, Yes. Somu and Pratishtha. Things will fall in place, I think. Churning is on. Yes. It is very reassuring to hear teachers discuss on a same platform and, you know, talk about the concerns of students. It's very reassuring. When we suggest something, we are equally concerned about the students who are not in Delhi or who are in a remote area and they do not have any access to this. But we are looking for the best possible solutions. We have provided, to begin with, we have provided both the things, offline examination and online examination. Those who can afford for online examination, let them appear because they have some certain assignments to meet. They have to join their, say if they are placed, and those who cannot take, they can also take offline examinations. But we are yes, but I can understand about the Delhi University, which is such a large, which is not very possible there, and there are lots of issues regarding that. But we are just trying to find the feasible solution. ना सोचते हैं कि सबके पास स्मार्टफोन होगा, कंप्यूटर होगा। मैं आपको कई केसेस बता सकता हूं जहां लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं था, है अभी भी नहीं है, पास बच्चों के पास नहीं है। और एक नई चीज मैं बता रहा हूं आपको, मैं जो पेरेंट्स को का जॉब गया है कई, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में हर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं। That's true. उनके पास रिचार्ज करवाने के लिए पैसे नहीं है, तो बहुत ही वैलिड स्टोरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही शुभकामनाएं सभी छात्रों को, और जल्द से जल्द हल निकले। इसी उम्मीद के साथ हमको ये चर्चा खत्म करनी होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और उन सभी अटेंडीज का भी जो हमारे साथ जुड़े फेसबुक लाइव के जरिए और जूम के जरिए और अपने सवालों को भेजा। और तमाम ऐसे सवाल हैं जो जिनके जवाब अभी भी नहीं मिल पाए। बहुत सारे सवाल भी आए आप लोगों के लिए, तो शायद किसी और दिन, किसी और वक्त हम फिर ये चर्चा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश, नंद कुमार और प्रतिष्ठा सोमू, एक बार फिर आप लोगों का। Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू। थैंक यू।